हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आज फिर कल की तरह बिल्कुल एनर्जेटिक वे में हमारे साथ संविधान के नेक्स्ट पार्ट की पढ़ाई के लिए हमारे पास आप सब प्रेजेंट हुए हैं। दोस्तों, जो कल का लेक्चर था हमारा, जिसमें हमने पार्ट 1 के विषय में कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन किया था, हमने आपको बताया कि पार्ट 1 में किस तरीके से आर्टिकल नंबर 1 एक्सप्लेन किया गया है, आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल नंबर 4 एक्सप्लेन किया गया है। फिर उसके बाद हमने आज तक डिफरेंट एग्जामिनेशंस में, चाहे डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस हो या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो, जो भी वन डे एग्जामिनेशंस हैं, उसमें आए हुए क्वेश्चंस मैंने पूछे और आप सभी ने बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस को रिवीजन किया होगा। और सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स कि आप सभी लोगों ने इतना सारा प्यार दिया इस लेक्चर को। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। और मुझे एक्सपेक्टेशन है कि ऐसे ही नेक्स्ट और भी लेक्चर्स हैं और इस लेक्चर में हम और भी बेहतर चीज़ें करने के लिए आपके लिए कोशिश करेंगे। ठीक है? आप सभी को मैं बता दूं कि पिछली जो हमारी कोशिश थी, हमने एक टारगेट रखा था एसएएस एग्जामिनेशंस को। जो एसएएस एग्जामिनेशन हमारा सीजीडीए में होने वाला है, उसमें पेपर 1 में सेक्शन 1 जो कि 40% पार्ट कवर करता है, उसमें पहला टॉपिक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें कई पार्ट की बात की गई है। इसमें पार्ट 1 हम कर चुके हैं आप सभी के साथ में। नेक्स्ट पार्ट की बात आज हम करेंगे और इसी तरीके से पूरा टॉपिक हम खत्म करेंगे। मैं आप सभी को बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, जो जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट हैं और मुझे लगता है कि मेरी तरफ से आप सभी को हेल्प हो सकती है, तो हमारे चैनल लाइव एकेडमी 247 में आप सभी को बिल्कुल मदद की जाएगी। आप सभी को अगर किसी टाइप का कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप हमसे क्वेरी कीजिए। आप अपने जो भी आइडियाज़ होते हैं, जो भी व्यूज़ होते हैं, जो भी बातें होती हैं, या कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कुछ एडवाइस करना चाहते हैं हमें या हमारे चैनल को, तो आप प्लीज़ लेक्चर के नीचे नोट कीजिए। आप, मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत ही प्रीसियस होगी। एसएएस के लिए फर्स्ट लेक्चर को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक्स आप सभी को। आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि सर सिर्फ एसएएस के लिए ही क्या? एसएएस के लिए मैं आप सभी को बता दूं, सिर्फ और सिर्फ कुछ पार्ट्स दिए गए हैं जिनका मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि पार्ट 1 एसएएस में कुछ और है और बाकी सारे एग्जामिनेशन में कुछ और है। तो पार्ट 1 एसएससी में भी सेम है, यूपीपीसीएस में भी सेम है, एमपीपीसीएस में सेम है, बीपीएससी में सेम है, झारखंड पीसीएस में सेम है, यूपीएससी में सेम है। कहने का मतलब यह है कि पार्ट 1 सब जगह वही है। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 किसी जगह पर जाके चेंज नहीं होता है बच्चों। सो इसलिए ये सब कंफ्यूजन में रहने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आप में से किसी को। ठीक है? आप लोग जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो जाता है इसकी प्रिपरेशन को बेस्ट लेवल पे कीजिए। और मैं चाहता हूं कि अब की बार जो भी आप एग्जामिनेशन देने बैठे हों, स्पेशली अभी अप्रैल से मई में आपका एसएससी का एग्जामिनेशन आने वाला है। एसएससी टियर 2 का एग्जामिनेशन है। मई के लास्ट तक यूपीएससी का एग्जामिनेशन है। आरओ का एग्जामिनेशन भी हाल फिलहाल में ही होगा, अप्रैल मई जून के बीच में। ठीक है? अभी आप सभी को पता है कि एसएएस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन भी आ गया है, इसीलिए ये हमारा बिल्कुल टारगेट एग्जामिनेशन है कि आप सभी बच्चों को कितनी ज़्यादा मैं मदद कर पाऊँ। ठीक है? लेकिन आप लोग एक काम नहीं कर रहे हैं। आप लोग इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स को और ज़्यादा शेयर कीजिए, जितने ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा ना, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि एक लेक्चर बनाने में कम से कम सारी चीज़ों को बिल्कुल प्रिपेयर करना, फिर उसके बाद उसको पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, फिर उसके बाद प्रॉपरली सेटअप करना हर एक चीज़ को, और फिर चीज़ों को आपके लिए ब्रॉडकास्ट करना, या यहाँ से हम जब ये अपने चैनल पे लेके आते हैं सारी चीज़ों को, बहुत सारी मेहनत खर्च होती है। तो आपसे तो कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो है नहीं भाई। आप लोग एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि अपने फ्रेंड्स को सारी चीज़ों को बताइए। आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, पार्ट 5 की हम बात कर रहे हैं।
संविधान का पार्ट 5। और संविधान का पार्ट 5 कहता क्या है, आप सभी को पता होगा। ये हमारी संघ की बात करता है, यूनियन की बात करता है। और संघ का जो भी शासन होता है, संघ के शासन में आर्टिकल 52 से लेके 151 तक इतना सारा हमें पढ़ना होता है। और आपको मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो भी पेपर में पूछा जाता है वो आर्टिकल 52 से 151 के बीच में, मतलब पार्ट 5 से पूछा जाता है, यूनियन से पूछा जाता है। तो आर्टिकल का पार्ट 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप में से किसी को इसे छोड़ना बिल्कुल नहीं है। एसएएस बच्चों, एसएएस वाले सारे बच्चों, जो भी आप लोग करना चाह रहे हैं, आपके लिए पार्ट 5 जान है, जान। आपको पता है ना कि 45 मार्क्स आपको चाहिए 100 में एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए, आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। तो एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन तो कंफर्म है ना, जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन से आएंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन कम से कम पार्ट 5 से आने बिल्कुल श्योर है। मैंने आप सभी के लिए क्या किया हुआ है, पढ़ाने के लिए बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन मेरा तरीका जो है थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है? मैंने आप सभी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हर एक आर्टिकल को, मैं आप सभी को बता दूं कि ये सारा जितना भी लिखा हुआ है मैंने बड़ा सारा सिलेक्ट किया है। पूरे इस टॉपिक को बनाने में मैंने 12 आवर्स की मेहनत की है। जो भी हमारा आज का लेक्चर है 12 आवर्स का हार्ड वर्क है आप सभी के लिए। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ें। संविधान का जो पार्ट 5 है, भाग 5, ये मैं आप सभी को रटा दूंगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। हर एक टॉपिक में मैंने एक एक आर्टिकल को बखूबी क्लियर किया है। आप में से किसी को भी कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप लेक्चर देख के जाएंगे, वही आपके लिए इनफ होगा। सो आप लोग अपना द बेस्ट दे दीजिए। एग्जामिनेशन बिल्कुल सर पे है, टाइम कितनी जल्दी बीतेगा पता नहीं चलेगा। सो आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। और आज हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है हमारा, आप सभी ध्यान से पढ़िएगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि आज इस टॉपिक में जो आज मैं पढ़ाऊंगा आपको, उसमें आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक की मैं बात करने वाला हूं। इतने आर्टिकल मैं आप सभी को आज एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आप सभी लोग अभी से लेकर के लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। आप में से कुछ बच्चे अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, नोट्स बनाइए। बहुत आसान है। अगर कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप मुझे बताइए, मैं आप सभी को पीडीएफ सेंड कर दूंगा। पर बच्चों, मज़ा तभी आएगा जब इसको आप बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करें। संविधान भाग 5, संघ का शासन, आर्टिकल 52 से 151 तक की पूरी एक कहानी बहुत मजेदार है। आपको आज मजा आएगा। ठीक है, शुरुआत करें हम लोग। सबसे पहले कार्यपालिका का निर्माण। ये जो कार्यपालिका है हमारी, पहले ये बताइए कि भारत में कार्यपालिका है कैसी? तो आप बताएंगे सर, संघीय कार्यपालिका है हमारी। अगर संघीय कार्यपालिका है तो किस किस से बनेगी? ये राष्ट्रपति से बनेगी, ये उपराष्ट्रपति से बनेगी, ये महान्यायवादी से बनेगी और प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद से बनेगी। तो याद रखना है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी और प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। मतलब यूनियन की जो हम बातचीत आपके साथ करने जा रहे हैं, पार्ट 5 की बात करने जा रहे हैं, इसमें 4 चीज़ों को हमें पढ़ना है: प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, महान्यायवादी और प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। ये हमें बेहतर तरीके से तैयार करना है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। देखते हैं हमारी सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग जो है वो है हमारी राष्ट्रपति से। देख रहे हैं आप, हमारी स्टार्टिंग है राष्ट्रपति से, मतलब प्रेसिडेंट से। ठीक है,
राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के लिए खास बात क्या है, इसमें हम आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक पढ़ेंगे, फिर 71, 72, 73 पढ़ेंगे और 123 पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे हम लोग जो यहाँ स्टडी करने वाले हैं, इनका कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति की बात 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ये हो गए। 71, 72, 73 और 123, इसी में राष्ट्रपति के विषय में सारी बातें दी गई हैं और यहीं से सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति कैसे बनता है, राष्ट्रपति को कौन इलेक्ट करता है, उसके लिए राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या क्या सिचुएशंस नहीं होनी चाहिए, वेतन भत्ते क्या होते हैं, राष्ट्रपति के पास राइट्स क्या क्या हैं, सिमिलरली उपराष्ट्रपति के पास चीज़ें कैसी कैसी हैं, ये सारी बातें हम लोग यहीं पर पढ़ने वाले हैं आप सभी के साथ में। सो आप लोग एक काम कीजिए, मेरे साथ में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट हो जाइए। बहुत मज़ा आने वाला है अभी पूरी प्रिपरेशन में। तो पहला टॉपिक है हमारा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, जिसमें हम आर्टिकल 52 से 62 तक करेंगे, 71 से 73 तक और 123 की बात करेंगे। आपको मैं बता दूं कि पेपर में इस लेक्चर से बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ये मेरा आप सभी के साथ में प्रॉमिस है। इतना पढ़ लीजिए, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करें। वेरी गुड। और इसमें जितनी भी चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जितनी चीज़ों को हमने कलर किया हुआ है, आप ये ध्यान रख लीजिए कि वो तो बिल्कुल क्वेश्चन ही है जो कि पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और ख़ास बात यह है कि मैंने वन लाइनर आपके सामने प्रेजेंट नहीं किया है, मैंने आप सभी के सामने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। दोस्तों प्रॉब्लम ये होती है कि वन लाइनर तो लूसेंट उठाइए उसमें मिल जाएगा, वन लाइनर दिशा की बुक उठाइए उसमें मिल जाएगा, पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी आ जाती है कि आपको कॉन्सेप्ट कभी क्लियर ही नहीं होता है। दैट्स वाई जीएस कभी समझ आती नहीं है। रियलिटी ये है कि जीएस से आसान टॉपिक कोई और है ही नहीं आज के टाइम पे। ठीक है, तो देखते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, आर्टिकल 52 से 62 तक, 71 से 73 तक और 123। पहले बात क्या करें कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और संसदीय शासन प्रणाली में होता क्या है कि राष्ट्रपति जो होता है ये केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है और वास्तविक जो शक्ति होती है वो मंत्री परिषद में निहित होती है। आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे कि भारत में कैसी शासन प्रणाली की व्यवस्था अपनाई गई है, तो आप बताएंगे संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था अपनाई गई है। संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है कि राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक प्रमुख जो होता है या वास्तविक ताकत या वास्तविक जो शक्ति होती है वो मंत्री परिषद में निहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट राष्ट्रपति के विषय में एक पॉइंट और, अभी हमने आर्टिकल स्टार्ट नहीं किए हैं। ऑलवेज रिमेंबर, हमने स्टार्टिंग क्या किया है आप सभी के सामने कि राष्ट्रपति के विषय में कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमेशा पेपर में पूछ लिए जाते हैं, हम उनका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। आपको ध्यान है ना, भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्ति जो होती है वो मंत्री परिषद में निहित होती है। दूसरी बात, राष्ट्रपति भारत की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। याद रखना है, राष्ट्रपति भारत की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। क्वेश्चन आता है कि भारत की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक कौन होता है, तो आपका जवाब जाएगा प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति। दूसरा क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है कि राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो आप जवाब देंगे कि राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। ठीक है, और वह राज्यों का प्रधान होता है। ठीक है, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, वह राज्यों का प्रधान होता है। डोंट बी वरी, जो भी वर्ड्स ऐसे मुझे लगेंगे कि आपको शायद हिंदी में नहीं समझ आ रहे होंगे, उनको मैं इंग्लिश में प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके लिए टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है आप सभी को। ठीक है, नेक्स्ट
डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति जो है वो ब्रिटिश सम्राट के समान है। क्वेश्चन आता है कि भारत के राष्ट्रपति की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, संवैधानिक स्थिति है, वो किस देश के सम्राट के समान है? तो आप बताएंगे कि ब्रिटिश एम्परर के समान होती है। किसकी? भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना कि जो ब्रिटिश सम्राट होता है उसका जो पद होता है वो हेरिडिटरी होता है, वंशानुगत होता है। वहीं पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष में होता है, कब कब होता है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये मैं आपको आगे बताने वाला। आगे बहुत ही मजेदार टॉपिक होने वाला है। अभी आप पूरे लेक्चर को छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा, ध्यान रखिए। हो सकता है कि शुरुआत में एक के जो फैक्ट होते हैं, चीज़ें होती हैं, हमें ऐसा लगे कि कहीं बोरिंग तो नहीं है, बट रियलिटी ये है यार कि जो चीज़ तुम्हें 2 से 3 महीने 4 महीने में तुम्हारी पूरी लाइफ सेट कर सकती है, वो बोरिंग कैसे हो सकती है यार? ये तो सिर्फ तुम्हारे ऊपर डिपेंड होता है कि तुम सोचते कैसे हो। ठीक है, सिर्फ 3 से 4 महीने और तुम्हारी पूरी की पूरी जिंदगी चेंज। समझ रहे हैं आप सब? चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति भारत की एकता, अखंडता व सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक व राज्यों का प्रधान होता है। फिर डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जो राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति है वह ब्रिटिश सम्राट के समान है। लेकिन ध्यान रखना है कि ब्रिटिश का जो सम्राट होता है उसका जो पद होता है वो हेरिडिटरी होता है या वंशानुगत होता है, जबकि हमारे यहाँ भारत देश में जो भी प्रेसिडेंट होता है उसका इलेक्शन किया जाता है, उसका चुनाव किया जाता है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है आप में से किसी को भी? अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज शेयर विद मी। अभी आप सब आगे देखेंगे कि राष्ट्रपति के पास इतनी पावर होती है, इतनी चीजें होती हैं, तो मन में आएगा काश हम प्रेसिडेंट हो जाते तो कितना अच्छा होता। लेकिन होने के लिए अभी कुछ करना पड़ेगा आप सभी को, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, आप सभी को मैं एक बात और बता दूं कि जब मैं ये पार्ट 5 पढ़ाऊंगा तो ये पार्ट 5 किसी एक लेक्चर में समाप्त तो बिल्कुल नहीं हो सकता है भाई। अगर होगा तो आप बोर हो जाएंगे और आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। इसका सही तरीका क्या है कि आज वाले लेक्चर में मैं आप सभी के साथ में आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 78 तक की बात करने वाला हूँ। आर्टिकल 79 से आर्टिकल 151 तक मैं आपके साथ कल वाले लेक्चर में बात करूँगा। और जितने सारे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इनकी संख्या करीब 60 to 70 क्वेश्चंस हैं जो कि बिल्कुल पेपर में हिट हैं, आते ही आते हैं। वो मैं आप सभी के लिए थर्ड लेक्चर में बनाऊंगा। सो आप सभी को मेरे साथ में बने रहना है अगर एग्जामिनेशन में सिलेक्शन चाहिए तो। नहीं चाहिए तो बहुत सारे मटरगश्ती कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? दिन भर बैठ के कमीनापंती करते रहते हैं। क्या करते हैं? यूट्यूब देखना, फेसबुक देखना, व्हाट्सएप देखना, देखते रहिए, क्या फ़र्क पड़ता है? सबका फ़ायदा हो रहा है बट आपका नुकसान हो रहा है। लाइफ आपकी है कि आप सेट कैसे करेंगे। चलिए वापस टॉपिक में आते हैं। सो प्लीज़ बी विद मी इन द होल लेक्चर। ओके, मैंने बताया कि ब्रिटिश सम्राट का जो पद होता है, जो भी पोस्ट होती है, ये हेरिडिटरी होती है, वंशानुगत होती है, जबकि भारत के राष्ट्रपति की जो पोस्ट होती है उसका इलेक्शन होता है, चुनाव होता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो होता है वो एक्चुअली राज्यों का प्रधान होता है, जबकि प्रधानमंत्री जो है वो शासन का प्रधान होता है। ठीक है, तो ये रही राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिसको मैंने आप सभी के साथ में एक्सप्लेन किया कि हमारे यहाँ कैसी शासन प्रणाली अपनाई गई है, राष्ट्रपति की सिचुएशन क्या होती है, राष्ट्रपति को किसका प्रतीक माना जाता है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, हमारे देश के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किस देश के सम्राट के समान होती है, उसका चुनाव कैसे होता है, उसकी पोस्ट कैसे मिलती है, हमारे यहाँ देश में चुनाव कैसे होता है, और राष्ट्रपति राज्यों का प्रधान होता है और प्रधानमंत्री शासन का। संसदीय शासन प्रणाली मैंने समझाई थी आपको क्या होती है। जिस ऐसी शासन प्रणाली जिसमें वास्तविक शक्ति जो होती है वो मंत्रिपरिषद में निहित होती है, राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का प्रमुख होता है। आई होप
अब आप में से किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर है तो आप लेक्चर को फिर से बैक करिए, फिर से देखिए और आगे बढ़िए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अगला हमारा है आर्टिकल नंबर, शुरुआत करने जा रहे हैं क्योंकि हमारा यूनियन की यह पार्ट 5 की स्टार्टिंग कब से कब तक है, तो आपको मैंने पहले ही बताया कि आर्टिकल 52 से लेके 151। तो हमने शुरुआत की आर्टिकल 52 की। याद होगा कल मैंने आर्टिकल 1 to 4 पढ़ाया है और उसके बाद 5 से लेके 51 तक मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ाया, क्योंकि मेरा टारगेट यह है कि सबसे पहले ये जो सिलेक्टेड पार्ट्स हैं जो कि SAS एग्जामिनेशन में आने वाले हैं उसे मुझे हर हालत में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आर्टिकल 52 क्या कहता है, बिल्कुल दिमाग में सेट होना चाहिए। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत देश का एक राष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। याद रखना है, आर्टिकल 52 क्या कहता है, भारत देश का एक राष्ट्रपति होगा। कोई डाउट नहीं। मतलब शुरुआत जो हुई है पार्ट 5 की राष्ट्रपति से हुई है, तो शुरुआत वाली बात क्या कह रही, क्या कहा जा रहा है कि आर्टिकल 52 जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। समझ आ गई बात। तो अब हम चलते हैं आर्टिकल 53 में। अरे किसी के विषय में आप बात कब करेंगे, जब आपको पता होगा कि वो आपके यहाँ होगा या नहीं होगा। सपोज दैट आप अपने घर में फूफा जी के विषय में कुछ बात करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे फूफा जी के विषय में बात, जब ये बताएंगे फूफा जी आए हैं कि नहीं आए हैं, है ना। तो वैसे ही हम राष्ट्रपति के विषय में बात करना चाह रहे हैं, तो हम पहले ये तो बताएंगे कि भारत देश का एक राष्ट्रपति होगा। तो ये हमारा सबसे पहला आर्टिकल हो गया, आर्टिकल 52। क्वेश्चन आता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस आर्टिकल में लिखा हुआ है। आर्टिकल 52, 53, 54, 55। अब आर्टिकल 52 में टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति। आर्टिकल 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं व अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। क्या आपने सीखा आर्टिकल 53 से कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति क्या है कि कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वह या तो अपने विवेक के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा इसका प्रयोग करेगा। कौन, राष्ट्रपति। यह आर्टिकल हो गया 53। तो आर्टिकल 52 क्या है, भारत देश का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 क्या है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। वो या तो स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा संघ की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करेगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम आर्टिकल 54 में। आर्टिकल 54 क्या कह रहा है, आर्टिकल 54 कह रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 54 क्या कह रहा है, आर्टिकल 54 कह रहा है राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, क्या कह रहा है ये, आर्टिकल 54 कह रहा है इलेक्शन। अब इलेक्शन कैसे होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगभग हर एक लाइन ही इसमें क्वेश्चन है। जितना भी मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं, हर एक लाइन आपके पेपर में आई हुई है। आप इसको पढ़िए, फिर अपने प्रीवियस ईयर को देखिए। आप देखेंगे कि एज इट इज पूरा का पूरा लेक्चर आपका प्रीवियस ईयर में आता हुआ है। ठीक है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, बट मैं आप सभी के पूरी की पूरी प्रॉब्लम को, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझा दूंगा। डोंट बी वरी अबाउट इट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम आर्टिकल 54 हमारा है। आर्टिकल 54 में क्या है, राष्ट्रपति का इलेक्शन। सबसे पहले हमने आर्टिकल 52 पढ़ा, क्या था कि भारत देश का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 क्या थी कि कार्यपालिका, संघ की जो भी कार्यपालिका शक्तियाँ होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी और वो या तो स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा इसका प्रयोग करेगा। आर्टिकल 54 में आए तो फिर राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होना है,
जरा पढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज पे अटेंशन हियर, अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। 3 बातें क्लियर हो गई कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। मतलब चुनाव कैसा होगा? अप्रत्यक्ष रूप से। कौन करेगा? एक निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल में कौन कौन होंगे अभी हम समझते हैं। कितने समय के लिए इलेक्शन होता है? 5 वर्ष के लिए किसी राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। बीच में कुछ आपातकालीन स्थितियां आ गई या कुछ हो जाता है तो इसका भी प्रावधान आगे है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं कि इलेक्शन की। तो आर्टिकल 54 का पहला पॉइंट क्या मैंने लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप में होता है, एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में होता है, या राष्ट्रपति को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। अब क्वेश्चन आए, सर ठीक है अप्रत्यक्ष रूप का मतलब इनडायरेक्ट फॉर्मेट में होगा, ये तो समझ आ गया, लेकिन निर्वाचक मंडल क्या होता है, इसमें कौन कौन होता है? तो ध्यान रखना है, राष्ट्रपति का जब इलेक्शन होगा तो निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन कौन होते हैं? आपको पता है, पहला सदन है लोकसभा, दूसरा सदन है राज्यसभा। दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ध्यान से पढ़िएगा, संसद के दोनों सदनों मतलब लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेंगे और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। आप समझ रहे हैं ना? क्या क्या मैंने आपको बताया है? मैंने बताया कि संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो अब इसमें कौन कौन शामिल नहीं हुआ तो आपको मैं बता दूं। देखिए, राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल हो रहा है? पहले संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, और राज्य की विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स इसमें शामिल होंगे। तो कौन शामिल नहीं हो रहा है? पहली चीज तो विधान परिषद के जो भी मेंबर्स हैं वो शामिल नहीं हो रहे हैं, राज्य की विधान परिषद के सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है, देख रहे हैं। और दूसरा, हमने यहां पर लिखा एक वर्ड अच्छे तरीके से कि निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। तो कौन भाग नहीं लेगा? तो आपको पता है कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में कुछ सदस्यों को मनोनीत भी किया जाता है, तो वो सदस्य कभी भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे। मैंने इस बात को आप सभी के लिए बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद और विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे और राज्य विधान परिषद का कोई भी सदस्य भाग नहीं लेगा। आप समझ रहे हैं ना? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेगा? संसद के दोनों सदन, लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। क्लियर रखो आप। और लोकसभा के निर्वाचित, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, और राज्य विधान परिषद के कोई भी सदस्य भाग नहीं लेगा। एक चीज ध्यान रखिए कि अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 आर्टिकल 54 और 55 में राज्य के अंतर्गत जो राज्य वर्ड लिखा गया है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब दिल्ली एनसीआर और पौंडीचेरी भी, ये जो हमारे यूनियन टेरिटरी हैं, इनको भी, यूटीज जो है उनको भी शामिल किया गया है। कौन कौन? जहां हमने लिखा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में, जो निर्वाचक मंडल है उसमें कौन कौन होगा, तो मैंने बोला कि संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। दूसरी बात मैंने कही है, राज्यों के, ध्यान रखना है, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बात समझ आ गई। राज्यों में कौन कौन? सिर्फ स्टेट्स ही नहीं लिए जाएंगे, जो आपका दिल्ली एनसीआर है और पौंडीचेरी जो आपका यूटीज है ना, यूनियन टेरिटरी, इन दोनों के भी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए शामिल किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आगे बढ़ें। वेरी गुड। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या क्या आपने देखा कि ये पहली चीज तो इनडायरेक्ट तरीके से होगा, एक निर्वाचक मंडल इसमें भाग लेगा, निर्वाचक मंडल के द्वारा चुनाव किया जाएगा और 5 वर्ष के लिए किया जाएगा।
निर्वाचक मंडल के द्वारा कितने दिन के लिए किया जाएगा? 5 वर्ष के लिए। अब आपको जरा थोड़ा सा साफ कर दें, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है ये, आप लोग को मज़ा नहीं आएगा, फिर बाद में चिल्लाओगे कि गुरुजी ये देखो कैसा कर दिए हैं। चलो इसको हम साफ सफाई कर देते हैं, बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक गई यहाँ पर। हमने क्या बताया तुम्हें कि अप्रत्यक्ष रूप से होगा, एक निर्वाचक मंडल चुनाव करेगा और 5 वर्ष के लिए चुनाव किया जाएगा, बात खत्म। निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा तो ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य। कहाँ कहाँ के? लोकसभा राज्यसभा के और राज्यों की विधानसभाओं के। राज्यों में सिर्फ स्टेट्स को शामिल नहीं किया गया है, दिल्ली एनसीआर हो गया और आपका पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी को के भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया। याद रखना है, एक वर्ड मैंने बार बार बोल रहा हूँ, निर्वाचित सदस्य। क्यों? क्योंकि इन सभी के मनोनीत सदस्यों का कोई लेना देना नहीं है राष्ट्रपति के इलेक्शन में। और दूसरी बात, मतलब जो निर्वाचक मंडल बनेगा उसमें कोई लेना देना नहीं है, और राज्य विधान परिषद के किसी भी सदस्य को शामिल नहीं किया जाता है राष्ट्रपति के इलेक्शन में। तो ये बात हो गई हमारे राष्ट्रपति के इलेक्शन की कि किस तरीके से होता है आर्टिकल 54। तो आप समझ गए। आर्टिकल 52 हमने पढ़ा कि भारत देश का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 हमने पढ़ा कि कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियाँ होंगी वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। वो या तो अपने खुद के विवेक से या अपने आप से या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग करेगा। फिर हम आ गए आर्टिकल 54 में। आर्टिकल 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट दिया गया है। कैसे कैसे होगा? अप्रत्यक्ष रूप में होगा। फिर कौन करेगा? एक निर्वाचक मंडल करेगा और 5 वर्ष के लिए करेगा। निर्वाचक मंडल में दोनों सदन, लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य उसमें शामिल होंगे और विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। मतलब किसी इनमें से लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के मनोनीत सदस्य बिल्कुल नहीं भाग लेंगे निर्वाचक मंडल में, और विधान परिषद के भी किसी भी सदस्य को शामिल नहीं किया जाएगा। ये है हमारा आर्टिकल नंबर 54 या राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब चलते हैं हम आर्टिकल 55 में। आर्टिकल 55 कहता है कि मैनर ऑफ इलेक्शन क्या होता है। अभी आपने इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ा, तो आर्टिकल 54 में आर्टिकल 55 क्या है? मैनर ऑफ इलेक्शन। मैनर ऑफ इलेक्शन क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसको याद रखना है ये वर्ड। राष्ट्रपति का इलेक्शन जो है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है। मैंने इसके लिए भी आप सभी के लिए एक बनाया हुआ है, आगे अभी समझाऊंगा मैं कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती क्या है। अभी सिर्फ ये आर्टिकल 55 में सिर्फ आप इतना ध्यान रख लीजिए कि राष्ट्रपति का इलेक्शन किस प्रोसीजर के थ्रू होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के जरिए होता है, और यथासंभव विभिन्न राज्यों के मापमान में एक रूपता होनी चाहिए, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। तो मैनर ऑफ इलेक्शन क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। तो आपने आर्टिकल 52 क्या पढ़ा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 क्या पढ़ा? कि कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियाँ होंगी वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। वो या तो खुद से स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों, अधिकारियों के द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग करेगा। आर्टिकल 54 हमने क्या पढ़ा? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे कैसे होगा? अप्रत्यक्ष तरीके से होगा। फिर मैंने पढ़ा कि एक निर्वाचक मंडल करता है। निर्वाचक मंडल में कहाँ कहाँ के निर्वाचित सदस्य लिए जाते हैं। राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली एनसीआर व पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरीज के भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कोई भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता है। आर्टिकल 55 हो गया हमारा मैनर ऑफ इलेक्शन, या तो मैनर ऑफ इलेक्शन निर्वाचन की रीति। और निर्वाचन की रीति क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा, और मापमान में एक रूपता होगी। ये बात हमेशा हमें ध्यान रखनी है। अब हम चलते हैं आर्टिकल 56 में। आर्टिकल 56 है राष्ट्रपति की पदावधि, टर्म ऑफ ऑफिस। मतलब राष्ट्रपति की पदावधि का मतलब है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा। सारी इंपॉर्टेंट बातों को मैंने लिखा हुआ है। वैसे जब मैं आपको आर्टिकल 54 बता रहा था तो वहाँ पर मैंने बताया था कि पहली लाइन, अप्रत्यक्ष तरीके से एक निर्वाचक मंडल द्वारा 5 वर्ष के लिए चुना जाता है।
आपने सुना था ना, वही बात यहाँ पर भी है कि आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की पदावधि जो है वो कब कितने समय के लिए होगी, 5 वर्ष के लिए होगी। लेकिन 5 वर्ष की अवधि के पूर्व भी वह उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। सपोज दैट प्रेसिडेंट बन गया, मान लेते हैं मेरा एक बड़ा अच्छा फ्रेंड है, उसका नाम है रमेश कुमार, वो प्रेसिडेंट बन गया। अब उसको वहां पर मजा नहीं आ रहा है, क्या करेगा, बैठ के बोर होगा नहीं, तो क्या करेगा, वो जाएगा उपराष्ट्रपति के पास, कहेगा भाई साहब सुनिए, आप ये लीजिए हमारा रेजिग्नेशन, और हम छोड़ के जा रहे हैं। किसके पास जाएगा, उपराष्ट्रपति के पास। ठीक है, कहने का मतलब वैसे तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर वो उससे पहले छोड़ना चाहे राष्ट्रपति के पद को, तो उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे करके, अपना त्यागपत्र दे करके जा सकता है वो। अच्छा, अब कई बार ऐसा हो गया कि राष्ट्रपति अपने आप को ये समझने लगा कि नहीं, दुनिया में हम ही सबसे बड़े हैं, तो क्या करेगा, मान लेते उसने कहा कि हम संविधान को भी नहीं मानेंगे। कई बार ऐसा होता नहीं है कि जब मान लेते हैं, ऐसा वैसे कोई राष्ट्रपति इतनी बड़ी पोस्ट है, वो इंडिया का फर्स्ट सिटीजन होते हैं, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल मान रहे हैं कि जैसे कोई भी है, थोड़ी सी भी पोस्ट आ गया, आप कहेंगे हम रूल को मनवे नहीं करेंगे। तो अगर रूल को नहीं मानेंगे तो क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई प्रोसीजर तो होगा कि उनको, उनके अंदर एक डर की भावना होनी चाहिए। तो डर की भावना किसके पास है, तो डर की भावना अभी हम आर्टिकल 61 आपको पढ़ाएंगे, जहां पर एक महाभियोग प्रक्रिया है जो कि एक सदन के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, और खास बात क्या है इसमें कि जब भी ये कॉन्स्टिट्यूशन का अतिक्रमण करेंगे, संविधान का अतिक्रमण करेंगे, उसको नहीं मानेंगे, उसके रूल्स रेगुलेशन को नहीं मानेंगे, तो राष्ट्रपति महोदय पर महाभियोग की प्रक्रिया लगा करके इनको बाहर कर दिया जाएगा। महाभियोग प्रक्रिया क्या है, आर्टिकल 61 में दी गई है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की पदावधि के लिए आपने कितनी बातें सीखी, 3 बातें। पहली बात, 5 साल का कार्यकाल होता है, अगर इनका मन नहीं कर रहा है काम करने का तो बोले ठीक है, हम उपराष्ट्रपति के पास गए, बोले भाई साहब हमारा रेजिग्नेशन पकड़ो, और वहां से निकल लिए। लेकिन सपोज दैट ये गलत काम करना शुरू कर दिए, संविधान के नियमों को नहीं मान रहे हैं, तब क्या होगा, तो इसके बाद सदन के पास इतना पावर होता है कि वो महाभियोग प्रक्रिया क्या है, इसका डिटेल बताएंगे आर्टिकल 61 में, है ना। वहां से ये कह करके महाभियोग प्रक्रिया को लगा करके राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो अभी आपने कितनी चीजें पढ़ी, आर्टिकल 52, 53, 54, 55, 56, आपने टोटल 5 आर्टिकल पढ़ लिए। आर्टिकल 52 क्या था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 क्या था कि कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में होंगी, वो या तो स्वयं से या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से उन शक्तियों का प्रयोग करेगा। आर्टिकल 53 हो गया। आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हो गया। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए कई सारी मैंने बातें बताई। बातें क्या क्या थी कि वो अप्रत्यक्ष रूप में होगा, फिर उसका एक निर्वाचक मंडल उसका चुनाव करेगा और 5 साल के लिए चुनाव होगा। निर्वाचक मंडल में दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा और विधानसभा, राज्यों की विधानसभा। राज्यों में याद रखना है कि सारे स्टेट्स ही नहीं है, साथ में दिल्ली एनसीआर और पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी के भी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा ये बनाया जाता है हमारा निर्वाचक मंडल। एक और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर, मैंने आपको बताया कि विधान परिषद का कोई सदस्य शामिल नहीं होगा और जो भी मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी नहीं होंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 55 हमने पढ़ा, मैनर ऑफ इलेक्शन राष्ट्रपति का क्या होता है। उसमें हमने आपको बताया कि एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा मापमान की एक रूपता के साथ में ही राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। आर्टिकल 56 में क्या मैंने बताया कि टर्म ऑफ ऑफिस, कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होगा या राष्ट्रपति की पदावधि कितने की होगी। 3 बातें मैंने बताई, या तो उसका कार्यकाल पहले तो 5 वर्ष का होता है जो संविधान में लिखा गया है, अगर उनको काम करने का मन नहीं कर रहा है तो उपराष्ट्रपति के पास गए, इस्तीफा दिया, बाहर चले गए छोड़ छाड़ के। और अगर ऐसा भी कुछ पॉसिबल नहीं हुआ, मान लेते हैं कि उन्होंने संविधान का अतिक्रमण करना शुरू कर दिया, ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को, नहीं मान रहे उनके रूल्स रेगुलेशन को, तो सदन के द्वारा उन पर महाभियोग प्रक्रिया लगा करके भी उन्हें बाहर किया जा सकता है। और महाभियोग प्रक्रिया क्या होती है ये हम आपको बताएंगे आर्टिकल 61 में। ठीक है, कौन लगाएगा कौन नहीं लगाएगा सारी बातों को। अब हम चलते हैं आर्टिकल 56 में। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं क्या होती है
मतलब योग्यताएं, तो आपको बता देंगे। इसका मतलब हो जाएगा क्वालिफिकेशन की हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है, कि राष्ट्रपति अगर बनना चाह रहे हैं तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सपोज दैट आपके मन में आया कि नहीं, मान लेते हमारे यहाँ रमेश कुमारी है, उसके मन में आया ना कल सत्यम सर पढ़ाए थे तो आज हम जाकर के राष्ट्रपति बनेंगे ही बनेंगे। फिर सवाल है कि पहले चेक करो कि क्या तुम बन सकते हो कि नहीं हो। तो बनने के लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी तो होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए। तो क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये हम लोग अभी आपके साथ में बातचीत करने वाले हैं। कहाँ लिखा गया है? आर्टिकल 58 में लिखा गया है, ठीक है। आर्टिकल इससे पहले 56 की बात की थी, अब हम आ गए 58 पे। 57 इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए हमने उसको हटा दिया। याद रखिए कि हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें इंपॉर्टेंट वही पढ़ना है जो कि पेपर में हमारे आएगा, ठीक है। आर्टिकल 58 की बात कर रहे हैं, जस्ट 1 मिनट। आर्टिकल 56 तक अभी हम लोगों ने बात की, और आर्टिकल 56 में हमने देखा कि राष्ट्रपति की कार्यकाल क्या होता है, या उसकी पदावधि क्या होती है, या टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है। मैंने ये भी आपको बताया, या तो वो राष्ट्रपति 5 साल तक काम करे, या फिर मैंने आप सभी को मेंशन किया कि अगर 5 साल तक काम नहीं करता है, ठीक है, तो दूसरा उसके लिए मैंने आप सभी को बताया या तो वो 5 साल तक काम करे, 5 साल तक काम नहीं करना है, उससे पहले उसे छोड़ के जाना है, तो ये उपराष्ट्रपति के पास जाए और बोले भाई साहब देखो अभी हमें काम करने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा है और मैं काम छोड़ के जा रहा हूँ। ये भी नहीं होता है और पता चला कुछ गलत तरीके से काम करने लगा, तो फिर सदन क्या करेगा? महाभियोग का प्रक्रिया लगाएगा और उसके बाद उसे बाहर कर देगा। महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है, ये आर्टिकल 61 में हम आप सभी को एक्सप्लेन करेंगे। अब आर्टिकल 58 की बात करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति का, अगर मैंने अभी भी आपको बताया कि रमेश कुमार अगर कहता है कि सपोज दैट उसे राष्ट्रपति बनना है, तो उसको चेक करना होगा कि उसके अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस, क्या क्या योग्यताएं हैं जो राष्ट्रपति होने के लिए ज़रूरी हैं। पहली चीज़ तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरी बात, उसकी जो एज है वो उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, वो 35 ईयर्स की अपनी आयु पूरी कर चुका हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगली बात, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, या कह सकते हैं कि वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ठीक है। और चौथी बात, वह किसी लाभ के पद पे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति किसी लाभ के पद पे काम नहीं करना चाहिए। याद रखिए कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और संघ अथवा राज्यों के मंत्रियों का जो भी पद होता है, ये लाइन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों का राज्यपाल, संघ, राज्यों के मंत्रियों के पद को लाभ का पद कभी नहीं माना जाता है। जस्ट लाइक किसी गवर्नमेंट पोजीशन पे काम कर रहा है या गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। बन सकता है, उसे सबसे पहले अपनी नौकरी से रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति होने के लिए सबसे पहली बात क्या है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, उसकी 35 वर्ष की उम्र पूरी हो चुकी होनी चाहिए। तीसरी बात, वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। और चौथी बात, वह किसी भी लाभ के पद पे काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार का जब नामांकन होता है तो उसमें 50 मतदाताओं द्वारा प्रपोज्ड होना चाहिए और 50 मतदाताओं द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। मतलब 50 लोगों द्वारा, 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। ये मतदाता कहाँ के हैं? ऑब्वियस सी बात है, वही निर्वाचक मंडल की हमने जो बात की थी आपसे। तो याद रखना है 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित या अप्रूव्ड होना चाहिए। और जमानत की राशि कितनी है? 15,000 रुपये। याद रखना है, राष्ट्रपति के लिए जब अगर इलेक्शन लड़ना है तो तुम्हें जमानत की राशि जो जमा करनी पड़ेगी वो है 15,000 रुपये, ठीक है। तो हमने कितना पढ़ लिया? आर्टिकल 52, 53, 54, 55, 56, 58, 6 आर्टिकल पढ़ लिए। एक बार फिर से रिवाइज मारते हैं हम लोग। देखो, आपको कॉपी पेन ना उठाना पड़े, मेरे साथ ही करते करते सारा का सारा तैयार हो जाए। आर्टिकल 52 क्या है? भारत का
एक राष्ट्रपति होना चाहिए। आर्टिकल 53 क्या है कि समस्त कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं, वो या तो स्वयं से या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ मिल करके उनका प्रयोग करता है। ठीक है, ये आपको हो गया आर्टिकल 53 हो गया। आर्टिकल 54 क्या है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता है तो आपको बताया गया कि अप्रत्यक्ष रूप से होगा, निर्वाचक मंडल करेगा, 5 साल के लिए करेगा। निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा, फिर मैंने आपको बताया कि राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा बनता है। मनोनीत सदस्य नहीं होंगे, विधान परिषद के सदस्य नहीं होंगे। बात समझ आ गई आपको। तो ये हो गया हमारा राष्ट्रपति के इलेक्शन की बात हो गई। फिर उसके बाद हमने बताया कि आर्टिकल 55 में जब गए तो वहाँ पर था मैनर ऑफ इलेक्शन, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा माप मान की एक रूपता के साथ हमेशा होता है। ठीक है, एकल संक्रमणीय पद्धति का मतलब क्या है, अभी मैंने एक स्लाइड उसके लिए भी बनाई हुई है, आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आर्टिकल 55 हो गया। फिर हम आ गए आर्टिकल 56 में। आर्टिकल 56 क्या था कि टर्म ऑफ ऑफिस, राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो मैंने 3 बातें इसमें बताई, या तो 5 साल तक काम करेगा या 5 साल से पहले भी काम छोड़ सकता है उपराष्ट्रपति को इस्तीफा दे करके, या अगर उपराष्ट्रपति को इस्तीफा नहीं देना चाहता है तो उसने सपोज दैट संविधान के अतिक्रमण करते हुए या संविधान के रूल्स को ना मानते हुए अपना शासन शुरू कर दिया है, उस सिचुएशन में महाभियोग की प्रक्रिया जो कि आर्टिकल 61 में दी गई है लगा करके उसको उसके पद से निष्कासित किया जा सकता है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, हम लोग आगे बढ़े। वेरी गुड। उसके बाद आर्टिकल 56 के बाद 58 कि उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। तो मैंने बताया भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की एज हो चुकी हो उसकी, लोकसभा का सदस्य हो, लाभ के पद पे काम करता हो, और याद रखना है कि जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अभी जो इलेक्टेड पर्सन होते हैं जस्ट लाइक राज्यपाल, ये राज्य के मंत्री वगैरह जो भी लोग होते हैं, इन सभी को लाभ का पद कभी भी नहीं माना जाता है। और राष्ट्रपति पद के लिए 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए, मतलब 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। जमानत की राशि 15,000 रुपये है, आर्टिकल 58 में लिखे हुए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। आर्टिकल 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। अब कंडीशंस क्या क्या हैं ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 59 क्या है, यहाँ पर कुछ कंडीशंस की बात की गई है। कंडीशंस क्या क्या है, राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले आपको बताया आर्टिकल 58 में, ध्यान से देखिए, मैंने कहा कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित होना चाहिए, मतलब योग्य होना चाहिए। मैंने नहीं कहा कि लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के अर्हित होना चाहिए। राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। सपोज दैट अगर सदस्य है तो क्या करेगा, वहां से इस्तीफा देगा और फिर राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद की ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। इनको इस्तीफा भी देने की जरूरत नहीं है। अगर सपोज दैट कोई भी संसद का या फिर विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य है और वो राष्ट्रपति में उसका इलेक्शन हो चुका है, ठीक है, तो जिस दिन राष्ट्रपति वो निर्वाचित हुआ, अपने पद ग्रहण की जो उसकी तारीख है उस दिन से उस सदन में उसका स्थान रिक्त माना जाएगा। राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक है, आर्टिकल 59, राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई, कोई डाउट तो नहीं है। एक बार हम लोग फिर से चले हैं। आर्टिकल 52 हमने पढ़ा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्तियां होंगी। आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मैंने बताया कैसे कैसे होगा। आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन मैंने आपको बताया। आर्टिकल 56 उसका टर्म क्या होगा, राष्ट्रपति की पदावधि या कार्यकाल कितना होगा। ठीक है,
और आर्टिकल 58 उसके लिए एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए, और आर्टिकल 59 कंडीशंस क्या क्या होती हैं वो मैंने आपको बताया। किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, अगर है तो जिस दिन राष्ट्रपति का चुनाव में उस इलेक्ट हो गया, उसको निर्वाचित कर लिया गया, जिस दिन वो अपने पद को ग्रहण करता है उस दिन से उस सदन, चाहे संसद में हो या विधानमंडल का किसी सदन में, उसके स्थान को रिक्त समझा जाएगा, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई अन्य लाभ के पद पे काम नहीं करेगा। अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल 59 के बाद आर्टिकल 60 में। आर्टिकल 69 के आर्टिकल 60 क्या है, सॉरी, आर्टिकल 60 है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान या ओथ। तो प्रेसिडेंट ओथ कैसे लेगा, ओथ कैसे लेगा का क्या मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ इतना हमें ध्यान रखना है कि ओथ जो लेगा राष्ट्रपति वो किसके समक्ष लेगा, यही आपके पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायमूर्ति, ये एक लाइन एक्स्ट्रा लग गई लिखते समय, प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष अपनी शपथ ग्रहण करेगा। और सपोज दैट भारत के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है, एब्सेंट है, तो उनकी जगह पर उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होंगे उनके समक्ष में जो भी एक प्रारूप होता है, प्रारूप में शपथ को लेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। ये बात ध्यान रखना है। तो क्या चीज़ आपने सीखी यहाँ पर, आर्टिकल 60 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति की जो ओथ या प्रतिज्ञान या शपथ है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष लेगा, और इन केस अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट हैं तो उनकी जगह पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज के सामने शपथ को एक प्रारूप होता है कि मैं फिर डैश 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 अपना नाम है ना फला तिथि से राष्ट्रपति के पद को ग्रहण कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद और भी कुछ कंडीशंस होती हैं और जिसमें बताया जाता है कि मैं बिल्कुल पक्षपात रहित होकर के अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, डैश डैश, ऐसे ही सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, मैंने उसको इसमें लिखा बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमारे पेपर में इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फिर से शुरुआत से, एक बार आते हैं वापस। आर्टिकल 52 हमने पढ़ा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 मैंने आपको बताया कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी। आर्टिकल 54 मैंने आपको बताया कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होगा। ठीक है, क्या क्या होगा, कैसे निर्वाचक मंडल में इलेक्शन होगा, निर्वाचक मंडल में क्या क्या कौन कौन से लोग होंगे जो निर्वाचक मंडल बनाएंगे। उसके बाद मैंने ये भी बताया कि राज्यों में एनसीआर, दिल्ली और पांडिचेरी यूनियन टेरिटरी के भी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया जाएगा निर्वाचक मंडल में। फिर आर्टिकल 54 के बाद आर्टिकल 55 पे मैंने मैनर ऑफ इलेक्शन आपको बताया। मैनर ऑफ इलेक्शंस क्या था कि एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा मापमान की एक रूपता के अनुसार होगा। फिर आर्टिकल 56 में मैंने टर्म ऑफ ऑफिस के विषय में आप सभी को एक्सप्लेन किया कि टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा, कार्यकाल क्या होगा, 5 साल का कार्यकाल होगा। अगर वो नहीं काम करना चाह रहे हैं भाई साहब तो वो 5 साल से पहले भी उपराष्ट्रपति के पास जाके उनको इस्तीफा दे करके आराम से अपना त्यागपत्र लेके जा सकते हैं। अगर सपोज दैट उन्होंने गलत तरीके से काम करना शुरू कर दिया, या गलत तरीके का मतलब संविधान के अनुसार ना काम करते हुए अपने मन से काम कर रहे हैं, संविधान के नियमों के जो विरुद्ध होगा, तो उसे कहा जाएगा संविधान का अतिक्रमण। ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाएगा कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट इतना है कि ऐसी सिचुएशन में महाभियोग प्रक्रिया जो कि आर्टिकल 61 में है उसके तहत उनको बाहर किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आर्टिकल 58 में क्या है, 56 के बाद 58 में मैंने बताया कि क्वालिफिकेशंस या एलिजिबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट क्या होती हैं। क्वालिफिकेशंस क्या क्या होंगी मैंने आपको बताया कि भारत का राष्ट्रपति हो, 35 वर्ष की उम्र पूरी हो गई हो, लोकसभा के किसी भी सदन में, स्पेशली लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए अर्हित हो और किसी लाभ के पद पे कार्य ना कर रहा हो। साथ में मैंने ये भी बोला 50 प्रस्तावक और 50 मतदाता अनुमोदक के रूप में भी होने चाहिए। ठीक है, मतलब 50 प्रपोज करें और 50 मतदाता ऐसे हों जो अप्रूव करें। ठीक है, फिर आर्टिकल 58 के बाद 59 में है।
59 में मैंने कंडीशंस बताई। कंडीशंस ये बताई किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, और अगर किसी सदन का सदस्य है तो वो एक काम करेगा कि जिस दिन से राष्ट्रपति के पद के रूप में पद का कार्यभार ग्रहण करेगा, उस दिन से उसका जिस भी सदन में, या तो संसद के लोकसभा या राज्यसभा में कहीं पर वो सदस्य होगा, या फिर विधानमंडल के किसी सदन में सदस्य होगा, तो उस दिन से उसका जो स्थान है वो रिक्त माना जाएगा वहाँ पर। ठीक है। और दूसरी कंडीशन तो पता ही है, किसी लाभ के पद पे कार्यरत ना हो। आर्टिकल 60 में कंडीशंस के बाद में मैंने आपको बताया कि शपथ या प्रतिज्ञा, तो ओथ किसके द्वारा होती है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष होगी। अगर वो अनुपस्थित है तो सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा उसके समक्ष में एक प्रारूप के तहत होती है। प्रारूप एक मतलब हमारे पास लिखा हुआ एक फॉर्मेट होता है, उसी में शपथ लेनी होती है और उस पर अपने हस्ताक्षर करने होते हैं। ये हो गए आर्टिकल 60। अब हम चल रहे हैं आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 याद है ना? मैंने आपको बताया था, कहाँ आपको बताया था? जब मैं आपको टर्म ऑफ ऑफिस बता रहा था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अब मैं दिखा रहा हूँ कि अगर सपोज दैट वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं संविधान का अतिक्रमण करते हुए, तो हम लोग क्या करेंगे उनको, मतलब हम लोग नहीं, उस सिचुएशन में संसद के सदन द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया लगा करके उनको निष्कासित किया जाएगा या उनके पद से हटाया जाएगा। तो ये आर्टिकल 61 की बात है जिसे हमने 56 में कहा। ठीक है। और अब हम चल रहे हैं आर्टिकल 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। आर्टिकल 61 क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया क्या है? संविधान के उल्लंघन के आधार पर केवल महाभियोग द्वारा ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगर वो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं राष्ट्रपति जी, तो उन पर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। ये प्रस्ताव जो है ये लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पेश हो सकता है। बस कंडीशन ये है कि इस प्रस्ताव को पेश करने का नोटिस 1/4 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ 14 दिन पहले ही नोटिस प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाना चाहिए। ठीक है। आर्टिकल 61 क्या कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, कब आप महाभियोग चला सकते हैं? जब संविधान का उल्लंघन हो रहा हो, संविधान का अतिक्रमण हो रहा हो, तो महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसे हटाया जा सकता है। लेकिन प्रस्ताव कहाँ होगा? लोकसभा या राज्यसभा में पेश हो सकता है। दूसरी बात, महाभियोग प्रस्ताव पेश करने का नोटिस किसी एक सदन, लोकसभा या राज्यसभा जिसके द्वारा भी होगा, उसके 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ राष्ट्रपति के समक्ष 14 दिन पूर्व प्रेषित करना अति आवश्यक है। ठीक है। आर्टिकल 62, राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि का उल्लेख अनुच्छेद 62 है। कोई भी ऐसी अनहोनी हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है जिससे पद रिक्त हो गया बीमारी की वजह से या किसी अदर सिचुएशन की वजह से इमरजेंसी में, तो उस समय इलेक्शन कैसे होगा और किस तरीके से चुनाव किया जाएगा, वो सारी प्रक्रिया आर्टिकल 62 में अवेलेबल है। ठीक है। तो यहाँ तक हुई बात। मैंने आप सबको पहले ही बताया था कि आर्टिकल 52 से 62 तक ये बात है हमारी प्रेसिडेंट की, और ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। ठीक है। ये मैंने आपको बताया था ना, आर्टिकल 51 से लेकर के 52 से लेकर के और 62 तक बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान देना है। अब जरा मैं आप सभी के सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है। जरा देखते हैं इसमें आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक जरा हम देखते हैं क्या क्या अभी हमारी बातचीत हुई है। याद होगा आर्टिकल जब 52 की हमने बात की तो हमने कहा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है। प्रेसिडेंट होगा, बताया मैंने आपको। आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति की जो भी कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। वो या तो स्वयं या फिर
अपने साथ में जितने भी अधीनस्थ अधिकारी हैं उनके सहयोग से अपने सारी शक्तियों का प्रयोग करेंगे वो। आर्टिकल 54 क्या है? ये है हमारा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन हमने बताया किस तरीके से होगा, अप्रत्यक्ष तरीके से होगा। निर्वाचक मंडल, इसमें निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल में विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, जहाँ जहाँ सभा आता है, इन सभी के सभी निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया जाता है। मनोनीत सदस्य नहीं शामिल होते हैं। और दूसरी बात, विधान परिषद का कोई सदस्य शामिल नहीं होता है। तीसरी बात जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब मैंने कहा राज्यों की विधानसभा, तो राज्यों में दिल्ली एनसीआर और उसके साथ साथ में पौंडचेरी यूनियन टेरिटरी के सदस्यों को शामिल किया गया है। फिर आर्टिकल 55 मैंने आपको बताया कि मैनर ऑफ इलेक्शन क्या है, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है और मापमान में एक रूपता हमेशा होनी चाहिए। आर्टिकल 56 क्या है कि मैंने आपको बताया कि टर्म कितना होता है, कार्यकाल क्या होता है। कार्यकाल मैंने बताया 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष से पहले वो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे के जा सकते हैं। और इन केस अगर सपोज दैट वो संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं तो महाभियोग प्रक्रिया, जिसका एक्सप्लेनेशन कहाँ किया गया है, 61 आर्टिकल में किया गया है, उसके तहत उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। 56 के बाद फिर 58 में हम आ गए और हमने आपको बताया कि यहाँ पर क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए अगर इलेक्ट होना चाहता है कोई भी पर्सन। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन में मैंने आपको बताया कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की उम्र हो गई हो, संसद के किसी लोकसभा में चुने जाने के लिए अर्हित हो, और चौथी बात, वो किसी भी लाभ के पद पे कार्यरत नहीं होना चाहिए। ये भी मैंने बताया कि उसके अगर उसको चुनाव पे खड़ा होना है तो 15,000 की जमानत भरनी पड़ेगी और उससे पहले उस सदन के लगभग 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित हो और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित हो। क्वालिफिकेशंस के बाद आर्टिकल हमने 59 पढ़ा और जहां पर हम लोगों ने आपसे बात की कि कंडीशंस कुछ दी गई हैं। कंडीशन क्या दी गई है कि पहली चीज़ तो वो किसी लाभ के पद पे कार्यरत नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो बताई गई है कि राष्ट्रपति बनने के लिए वो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। अगर संसद के किसी सदन या विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य है वो, तो जिस दिन से राष्ट्रपति के पद को ग्रहण कर लेता है उस दिन से संसद, लोकसभा या राज्यसभा या विधानमंडल के उस सदन की वो सीट रिक्त समझी जाएगी। ठीक है, ये हमारी हो गई 59 हो गई। आर्टिकल 60 में हमने आपको बताया ओथ के विषय में। आर्टिकल 60 क्या है हमारा? ओथ। ओथ किसके सामने लेगा? प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने लेगा। अगर वो अनुपस्थित है तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज के सामने ओथ को लेगा। ठीक है। फिर हम इसके बाद चल रहे हैं आर्टिकल 61 में। यहाँ पर इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग प्रक्रिया को मैंने आपको समझाया कि महाभियोग प्रक्रिया कब लगाई जाएगी, जब संविधान का उल्लंघन राष्ट्रपति द्वारा किया जा रहा होगा। महाभियोग की प्रक्रिया कौन लगाता है? तो किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। और करना क्या होता है? इसको करने के लिए सबसे सिंपल सी बात है कि 14 दिन पूर्व एक नोटिस, जो कि उस सदन, जिस सदन के द्वारा महाभियोग लगाया गया है, 1/4 सदस्यों द्वारा उसको पास किया गया हो और साथ में उस पर साइन किया गया हो, उस नोटिस को 14 दिन पहले ही हम प्रेसिडेंट के समक्ष में पेश कर देते हैं। और फिर आई आर्टिकल 62 की बात कि अगर कोई भी आकस्मिक रिक्ति हो गई है, इमरजेंसी हो गई है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, आकस्मिक रिक्ति के दौरान में हम किस तरीके से इलेक्शन करेंगे और राष्ट्रपति की पोस्ट को किस तरीके से फिल किया जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो आपके ये 10 आर्टिकल्स हैं, इन्हीं से पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा नहीं, ऑलवेज इन्हीं से ही पेपर में पूछा जाता है। अगर राष्ट्रपति के विषय में कुछ भी आपके पेपर में आया तो बात समझ आ रही है? राष्ट्रपति के विषय में अगर कुछ भी पेपर में आया तो बस इन्हीं से पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं पूछा जाने वाला है। आप सभी समझ रहे हैं ना? तो ये बात रही आज की हम लोगों की आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 62 तक राष्ट्रपति के विषय में हमने एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा। और आई होप इतनी देर के लेक्चर में आपको पूरा का पूरा याद भी हो गया होगा। ठीक है। और अगर कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप एक बार फिर से उसको ओपन करके देख लीजिए।
बिल्कुल समझ आ जाएगा। क्वेश्चन की टेंशन बिल्कुल नहीं करनी है, मैं आपको अपने अगले लेक्चर में बताऊंगा। अगले लेक्चर में हमारी नेक्स्ट शुरुआत जो होगी वो एक्चुअली हम करेंगे आप सभी के सामने उपराष्ट्रपति की। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी स्टार्टिंग होगी, हमारी बात आपके लिए उपराष्ट्रपति की होगी और हम आर्टिकल 63 से लेकर के आगे कंटिन्यूसली आपसे बातचीत करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 63 से लेकर के आर्टिकल 70 तक जो भी बातें हैं वो उपराष्ट्रपति के विषय में दी गई हैं। ठीक है, तो ये मैं आप सभी के साथ कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन करूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर, मतलब कल के लेक्चर में। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियोस को, अपने इस वीडियो को लाइक कीजिए। अपने फ्रेंड्स जो भी एसएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो भी अदर वनडे एग्जामिनेशन की प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज़ उनको शेयर कीजिए, अपना नोट्स बनाइए। और मुझे तो लगता है कई बार जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है ना आपको, किसी नोट्स वगैरह की ज़रूरत है ही नहीं। अगर आप 2 बार वीडियो देख लेंगे ना तो आपका कन्फ्यूजन तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। ऐसे ही पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी पार्ट्स आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, मैं बिल्कुल ऐसे ही आसान बनाने वाला हूँ। सिर्फ आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। मेरे साथ लगिए, जहाँ कहीं भी फंसते हैं, जो भी एडवाइस है, जो भी चीज़ें हैं, आप प्लीज़ मुझे बताइए। हाँ, अगर आप में से किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप एक काम कीजिए, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए, 7053339692, 7053339692। आप इसमें व्हाट्सएप या बात के ज़रिए आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं। या आपको लगता है कि सर ये टॉपिक भी पढ़ा देना चाहिए, देन आई विल हेल्प यू। ठीक है, मैं आप में से किसी को ऐसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। मेरा टारगेट यही है कि आप सभी का सिलेक्शन कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर कैसा लगा, प्लीज़ आप इसमें वीडियो के नीचे कमेंट लिख के ज़रूर हमें जवाब दीजिए। जितना आप लोग रिएक्ट करेंगे, जितना आप शेयर करेंगे, जितना अपने दोस्तों को बताएंगे और जितना हमारी हेल्प करेंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमें आप सभी से कोई पैसे नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी जो मेहनत है, जिस लेक्चर को बनाने के लिए हमने 10 से 12 घंटे लगा दिए, सिर्फ और सिर्फ इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, की पॉइंट्स जिसे कहते हैं, जो पेपर में आने वाले हैं, उसको सेलेक्ट करने में, और 1 से 1.5 घंटा लगाया, 1.25 घंटे आपको एक्सप्लेनेशन करने में, तो प्लीज़ इसमें मेरी हेल्प कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।